ओके, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन साहब ने एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया था और उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल या रेजन पुडिंग मॉडल करके कुछ एक्सप्लेन किया था वाटरमेलन कॉन्सेप्ट पर, जो कि सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में न्यूट्रॉन का भी डिस्कवरी हुआ, जेम्स चैडविक ने किया, और रदरफोर्ड साहब ने जो है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी एक्चुअली अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो गीगर और मार्सडन ने किया था, इसीलिए हम इसको समटाइम्स गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो सुपरविजन था, वो रदरफोर्ड साहब का था। और क्या उसके रिजल्ट आए? रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था अल्फा पार्टिकल, उसके क्या रिजल्ट आए अगर उन पर हम चर्चा करें तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, चूंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हुआ है उस समय तक रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो गया था, उस समय तक अल्फा बीटा गामा पार्टिकल डिस्कवर हो गए थे। आपको याद होगा मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि अल्फा पार्टिकल डबली आयोनाइज्ड हीलियम होता है, मतलब He++, इनको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो रदरफोर्ड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया गया कि एक रेडियम सोर्स लिया गया, रेडिएशन सोर्स लिया गया, जो कि रेडियम का था। रेडियम एक रेडियो एलिमेंट होता है। आपका रेडियम जो है वो एक रेडियो एलिमेंट है जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है, और इन अल्फा पार्टिकल्स को फिर भेजा गया एक बहुत ही पतले गोल्ड फॉइल की तरफ। ध्यान रखिएगा, इस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है वो 3 या 4 माइक्रोन थी, मतलब बहुत ही पतला था। और अल्फा पार्टिकल का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट का करीब करीब 10% होता है, ऐसे कह लीजिए। तो ये उन्होंने गोल्ड फॉइल के तरफ भेजा, और ऑब्जर्वेशन क्या था कि इसके चारों तरफ उन्होंने एक सर्कुलर ट्यूब लगा रखी थी जिस पर कि फ्लोरोसेंट मटेरियल, जो मैं आपको बता चुका हूं क्या होता है, जिंक सल्फाइड, एक फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ था। ऑब्जर्वेशन क्या था कि जब ये अल्फा पार्टिकल उस फ्लोरेसेंट ट्यूब पर टकराते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में आगे चले गए थे, ये ऑब्जर्वेशन था, तो वहां पर वो हरे रंग की चमक उत्पन्न करते हैं, मतलब सिंटिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं। इस चीज को देखो यहां दिखाया गया है कि अल्फा पार्टिकल यहां से जब आगे की तरफ गए गोल्ड फॉइल के तरफ, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चले गए। कुछ एक जो है वो पर्टिकुलर एंगल से डेविएट हो गए, और बहुत ही कम संख्या में ऐसे थे जो वापस लौटे। तो वापस लौटने वाले पार्टिकल्स की संख्या बहुत कम थी, बट इस आधार पर उन्होंने यह रिजल्ट जरूर निकाला कि जो अल्फा पार्टिकल इससे जाके वापस लौटेगा वो डेफिनेटली वहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज से टकराया होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर खुद कैसा चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल पर खुद का +2 चार्ज होता है। और अगर यहां पर किसी सेंट्रल रिजिड बॉडी पर भी पॉजिटिव चार्ज हो, जो कि साइज में बहुत छोटा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे चले गए, कुछ लार्ज एंगल से डिफेक्ट हुए, बट बहुत ही कम संख्या में थे जो रिटर्न हुए। दैट मींस कि एटम के अंदर एक वहां पर छोटा सा सेंटर पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, और उसी से वो रिपेल होकर, रिपल्शन होकर लौटे होंगे, और उसी छोटे से स्मॉल पार्ट को उन्होंने न्यूक्लियस कहा था। इनके देखिए रिजल्ट्स यहां पर समराइज्ड भी हैं, यहां पर देखिए रिजल्ट समराइज्ड हैं, जैसे कि यहां पर रिजल्ट्स देखे समराइज्ड हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight through the gold foil without suffering any deflection from their original path। मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधी रेखा में चले गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना मुड़े हुए। दूसरा पॉइंट है, a few of them were deflected through a small angle while a very few deflected at a large angle। कुछ छोटे एंगल पर और कुछ एक जो है बड़े एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, और लास्ट में है अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, मतलब 1 लाख में 1
1 लाख में एक पार्टिकल, मतलब 0.001% पार्टिकल, अब आप इमेजिन कर सकते हो कितना कम, was deflected through angle ranging from 90 to 180। बहुत कम संख्या में थे जो कि बड़े एंगल से रिफ्लेक्ट हुए या रिटर्न बैक होकर आए। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि एटम शुड हैव अ सेंट्रल रिजिड बॉडी नेम्ड न्यूक्लियस वेयर ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कन्फाइंड। मतलब उनका कहना था कि वहां पर एक सेंट्रल पॉइंट पर बीच में एक छोटा सा रिजिड बॉडी है और वही न्यूक्लियस है, और उसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास, मेरी बात पर ध्यान दो भाई, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हो गया प्रोटॉन और मास का मतलब हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको पता है कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर है। तो उनका यह कहना था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन एंड सारा का सारा जो मास है एटम का, दैट इज कन्फाइंड इनटू अ सेंट्रल रिजिड बॉडी नेम्ड न्यूक्लियस। जरा सुनिएगा, इसी आधार पर रदरफोर्ड साहब ने देखो क्या क्या बोला। उन्होंने कहा कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब है कि उपस्थित है, कन्फाइंड इनटू अ सेंट्रल रिजिड बॉडी नेम्ड न्यूक्लियस। उनका कहना था कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है वृत्तीय कक्षाओं में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। देखो अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। इस बात पर केयर करिएगा, इस बात पर केयर करिएगा कि रदरफोर्ड साहब का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल, जबकि बाद के जो साइंटिस्ट हैं लाइक श्रोडिंगर या बाकी के लोगों की जो हम बात करेंगे वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव दोनों है। बट रदरफोर्ड साहब का या नील्स बोर साहब का मानना था कि इलेक्ट्रॉन जो है इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो देखिए सेकंड पॉइंट लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। मतलब कहने का कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक सेंट्रल रिजिड बॉडी है जिसको आपने कहा न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता है। ये ऐसा कुछ इमेजिनेशन था रदरफोर्ड साहब का कि एटम दिखने में ऐसा होता होगा। अगला पॉइंट है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, हेंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यह बात तो आप समझ ही रहे हो कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, अगर मैं न्यूट्रल एटम की बात करूं, तो न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। सो यू कैन से दैट इवेंचुअली योर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है, यह बात भी रदरफोर्ड साहब की है। फिर उन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। मतलब न्यूक्लियस इतना छोटा है, खैर ये बात तो सही भी है, न्यूक्लियस इतना छोटा है, बात समझेगा, न्यूक्लियस इतना छोटा है कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो एटम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल है। मतलब तुम इमेजिन करो, तुम ऐसे अगर इमेजिन करो कि तुम्हारे पास, बात ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस के साइज से एटम का साइज करीब 1 लाख गुना ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? 1 लाख गुना। तो ऐसे अगर इमेजिन करो कि वहां पर अगर एक छोटा सा मटर का दाना एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करेगा, तो समझ सकते हो वहां पर कि 4-5 किलोमीटर साइज का जो रेडियस है वो पूरे एटम को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब न्यूक्लियस जो है वो नेग्लिजिबली स्मॉल है, बहुत छोटा है। सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि इसके अंदर ये जो सारा का सारा
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है इसका उन्होंने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और उन्होंने कहा कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है दिस इज एम्प्टी, मतलब इसमें वैक्यूम है और कुछ नहीं है। इस खाली हिस्से का नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। बीच का हिस्सा जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनको बोला गया न्यूक्लियॉन्स। ध्यान रहे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को का क्या बोला गया? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहते हैं। और जो सारा का सारा हिस्सा ये जो वैकेंट है, वैक्यूम है, इसको नाम दिया गया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। और आप खुद ही इमेजिन करो कि न्यूक्लियस का साइज नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो कह सकते हो कि एटम का मोस्ट ऑफ द जो हिस्सा है वो वैक्यूम है, मतलब खाली है। जरा ओके करो, आप लोग यहां तक समझ पाए इन बातों को? यहां तक आपको क्लियर हुआ जो मैंने बोला? हालांकि ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों ने क्लास 9 और 10 में पढ़ा भी होगा, तुम लोगों ने 9 और 10 में पढ़ा होगा, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आगे चलें उससे पहले देखो यहां पर एक दो क्वेश्चंस हैं तुम्हारे सामने, ठीक है? एक दो क्वेश्चंस देखो तुम्हारे सामने यहां पर हैं। मैं चाहूंगा इन क्वेश्चंस को जरा एक बार आप लोग ट्राई करो। इनका आंसर भी देखो साइड में दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा एक बार तुम लोग जो है इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, तब मैं आगे बढ़ूं। जैसे पहले क्वेश्चन में लिखा है कि अगर रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इतना है देन फाइंड द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। स्पेस का मतलब वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। तो जरा ये 2-3 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करें, फिर आगे बात करते हैं। चलो जल्दी से। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा यह गया था कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज दिस मच मीटर, मतलब रेडियस गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द स्पेस ऑक्युपाइड मींस वॉल्यूम। तो चूंकि न्यूक्लियस तुम्हारा स्फेरिकल होता है ना, तो उसका वॉल्यूम निकाल डालो, हो जाएगा आसानी से। वॉल्यूम क्या लिख दोगे? 4/3 पाई और आर क्यूब। तो यहां पर लिख सकते हो 4/3, पाई की जगह 22/7 लिख लो या 3.14, और आर गिवन है 3.5 इंटू 10⁻⁻15 और इसका क्यूब। तो इसका जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है? जो भी आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में। आंसर देखो यहां लिखा हुआ है, तो जो भी आंसर है वो मीटर क्यूब में। बड़ा सिंपल सा ही एक क्वेश्चन था, बस ये बताने के लिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल होता है। सेकंड क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया है। देखो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 1H1 है। हाइड्रोजन में देखो आपका प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो एटम का रेडियस दिया है, अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो एक तो तुम्हें रेडियस ऑफ एटम दिया हुआ है एंड दिस इज 0.05 नैनोमीटर। ये एटम का साइज दिया है, और ये आपका चाहे तो आप इसको मीटर में बदल लीजिए तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया। और ये देखो आपको दिया हुआ है आपका प्रोटॉन का साइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोटॉन का साइज ही न्यूक्लियस का साइज होता है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अलग अलग एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होंगे। लेकिन चूंकि हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन है, तो यहां पर तुम कह सकते हो कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है दिस इज बेसिकली इक्वल टू रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड विच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर्स। और अब जब आपको दोनों का वहां पर रेडियस पता है ना, तो आप क्या निकाल सकते हैं? आपको निकालना है कि कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। मतलब तुम्हें फ्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
ऑफ एटम। अब एटम और न्यूक्लियस दोनों के लिए आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो क्या, 4/3 पाई आर क्यूब, और इस तरह से वहां पर तुम निकाल लोगे दोनों का रेशियो कह लो, या फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में है कि अगर A प्लस के लिए, फॉर A प्लस मास बाई चार्ज का रेशियो दिया है, मास बाई चार्ज कितना, 1.9 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम पर कूलाम्ब। इसका मतलब मास को लिया गया किलोग्राम में, चार्ज को लिया गया कूलाम्ब में। मास आपको निकालना है, कूलाम्ब में चार्ज है 1.6 10⁻⁻19। भाई ए के ऊपर कितना चार्ज है, +1। अगर एटम ए पर देखो, इस आयन पर देखो, तो इस आयन पर +1 चार्ज है। +1 मतलब एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1.6 10⁻⁻19 इक्वल टू 1.9 10⁻⁻7। तो यहां से आप मास कैलकुलेट कर लो और आपका आंसर केजीज में आएगा। आप चाहेंगे तो उसको आप ग्राम में बदल सकते हैं। तो जरा मुझे ओके करो कि आप लोगों का आंसर मिल गया है, यहां पर सॉल्व हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं। रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां हैं। पहला कमी यह है, जैसे रदरफोर्ड साहब ने कहा कि बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। तो एक बड़ी सिंपल से बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा। भाई लगातार अपनी एनर्जी का इसका लॉस होगा। भाई मूव करने में एनर्जी खर्च करेगा ना, तो एनर्जी का अगर लॉस होगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो तुम आपके एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एटम अनस्टेबल हो गया, उसका रेडियस फिक्स ही नहीं रहेगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो यहां लिखा हुआ है कि दिस वाज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रपोज्ड बाय मैक्सवेल। जिन्होंने बोला था, मैक्सवेल साहब ने कहा था कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है तो वो लगातार रेडिएशंस एमिट करेगा, उसकी एनर्जी लगातार घटती जाएगी और फाइनली वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब जो बात मैंने कही है उसी को वर्ड्स में यहां पर लिखा हुआ है कि मैक्सवेल साहब का जो थ्योरी ऑफ रेडिएशन था उसके हिसाब से अगर कोई चार्ज्ड बॉडी जिस पर चार्ज है वो लगातार मूव करेगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा, उसकी एनर्जी का लॉस होगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये पहला कमी था रदरफोर्ड मॉडल का। आगे सुनिए, दूसरा कमी ये था कि रदरफोर्ड मॉडल का जो एटम है, जरा समझो, हम लोग आगे चलकर एक चीज पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको आप कहते हो स्पेक्ट्रम। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। अभी मैं आपको स्पेक्ट्रम के बारे में एक बड़ा ही बेसिक सा आइडिया बस दे रहा हूं कि जब भी अगर आप लाइट को प्रिज्म पर डालो और इसके सामने ना एक स्क्रीन लगा दो, ठीक है, तो यहां पर एक कलर्ड पैटर्न आपको मिलेगा। ये जो पैटर्न यहां पर मिलेगा, क्योंकि ये लाइट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो ये जो पैटर्न मिलेगा इसी को हम स्क्रीन पर जो मिलता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम कई प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बट इन सब पर चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट तुम इतना समझ लो कि अगर यहां पर ये लाइंस लगातार मिलती हैं, जैसे अगर इस प्रिज्म पर जो ये एनर्जी स्ट्राइक करती है, अगर वो कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करे, मतलब लगातार एनर्जी, जैसे सनलाइट, अगर इस प्रिज्म पर सनलाइट डाला जाए जो कंटिन्यूअसली इस पर गिरेगी तो उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है।
कंटिन्यूअस का मतलब कि ये लगातार लाइंस मिलती हैं, उनके बीच कोई गैप नहीं होता है, तो उसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और अगर ये दूर दूर लाइंस मिले इस तरह से तो इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और अगर थोड़ी थोड़ी दूर पर कलर बैंड्स मिले इस तरह से, कलर बैंड्स अगर हमको मिले तो इसको कहते हैं बैंड स्पेक्ट्रम। मतलब लगातार मिला, ओके, जैसे सनलाइट का स्पेक्ट्रम, तो ये होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये होता है एटम्स का स्पेक्ट्रम। एटम्स का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। कैसा? लाइन। और ये बैंड स्पेक्ट्रम जो है वो मॉलिक्यूल्स का होता है। ये आगे डिटेल में बात करेंगे। रदरफोर्ड के मॉडल का कमी यह था कि रदरफोर्ड का इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार अपनी एनर्जी एमिट करेगा, पर रदरफोर्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ लगातार जब घूमेगा तो उससे एनर्जी कंटिन्यूअसली निकलेगी। और इस कंटिन्यूअस एनर्जी को अगर मैं प्रिज्म पर डालूं तो यहां जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा मिलना चाहिए? बोलो, कैसा मिलना चाहिए? क्या कहते हो, कैसा मिलना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेगा और लगातार घूमेगा तो कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। उसको प्रिज्म पर डाला जाए तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आना चाहिए। लेकिन लैब एक्सपेरिमेंट कहता है कि एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होता है। इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो मैं दोबारा बोल दूं, रदरफोर्ड मॉडल जो कि कहता है कि एक न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में चारों तरफ चक्कर लगाता है, बीच की खाली जगह को एम्प्टी स्पेस कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी होता है, न्यूक्लियस का साइज से एटम का साइज करीब 1,00,000 गुना ज्यादा होता है। लेकिन दो कमियां आ गई। पहला कमी कि लगातार इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी लॉस के कारण वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम स्टेबल नहीं होगा। और दूसरा, वो एनर्जी जो लगातार एमिट करेगा उसको जब प्रिज्म पर डालेंगे तो स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूअस, बट एक्सपेरिमेंटली एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाज फाउंड टू बी लाइन स्पेक्ट्रम। और इस बात का रदरफोर्ड साहब के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इस वजह से रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ। अब आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे बोहर्स मॉडल की। लेकिन बोहर्स मॉडल पर हम अगली क्लास में जाएंगे, उससे पहले हम कुछ और डिस्कशन भी करने वाले हैं। कुछ और डिस्कशन हम यहां करेंगे, उसके बाद बोहर्स मॉडल पर आगे चलेंगे। जरा आप देखिएगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस, इस पॉइंट को लेकर जरा ध्यान दीजिएगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस देखिएगा जरा क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, ध्यान दो। देखिए, यह बात तो अभी हम लोगों ने पढ़ ली है कि साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। देखो यहां लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल and is only a minute fraction of the total volume of the atom। सब theoretical points हैं। अगर हमें एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में theoretically लिखना होगा तब के लिए हमारे ये काम में आएगा। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो है इट इज ओनली अ माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एटम। द न्यूक्लियस हैज अ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -12 से -13 सेंटीमीटर। मतलब रेडियस ऑफ एटम जो है, समझो बात को, रेडियस ऑफ एटम जो है और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस करीब करीब 10 की पावर -13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का है। और एटम का जो और रेडियस है वो करीब करीब 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के ऑर्डर का है। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालें, रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अगर रेशियो निकालें तो करीब 10 की पावर 5 आएगा। मतलब रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। एंड होप कि आप समझते हो कि 10 की पावर 5 का मतलब 1 लाख, जो पीछे भी अभी हमारी बात हुई है। तो एक तो पॉइंट यहां पर यह है कि डायामीटर या साइज ऑफ एटम is 1 lakh times the diameter of the nucleus। ध्यान रखें, ये साइज का कंपैरिजन है। अगर वॉल्यूम का कंपैरिजन करोगे, समझो बात को, अगर आप वॉल्यूम का कंपैरिजन करोगे मतलब कहोगे वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो ध्यान रहे फिर ऐसे निकालोगे 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3
पाई रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्यूब। तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ एटम बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। और ये रेशियो अभी हमने बात की है 10 की पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15। मींस वी कैन से दैट रेडियस वॉल्यूम ऑफ एटम, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, कि एटम के रेस्पेक्ट में न्यूक्लियस कितना छोटा है। मतलब न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में एटम 10 की पावर 15 गुना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और एटम को तो हम देख नहीं पाते हैं, एटम खुद ही इतना छोटा है कि हम एटम को तो अपनी नेकेड आइज से देख नहीं पाते हैं, तो सोच लो जरा वहां पर न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। इवन जो न्यूक्लियस होता है ना, उसका रेडियस 10 की पावर -13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का है, ठीक है। और आपको बताऊं कि उसका एक कैलकुलेशन का फार्मूला भी है। लगभग रेडियस ऑफ, देखो यहां लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन इट। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर। तो फार्मूला है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0 a की पावर 1/3। ध्यान दो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर है एक कांस्टेंट R0 और एटॉमिक मास a का क्यूब रूट इतने सेंटीमीटर। जहां जो R0 है वो ध्यान रहे एक कांस्टेंट है जो कि 1.1 से 1.44 इंटू 10 की पावर -13 के ऑर्डर का होता है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रदरफोर्ड साहब ने यह बताया था कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, मेरी बात समझिएगा, इतना ही नहीं, हम एक और कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो जरा ध्यान दो, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा एक बात बताओ कि डेंसिटी का फार्मूला होता है, जैसे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो डेंसिटी बराबर मास ऑफ न्यूक्लियस बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। जरा बस तुम लोग मुझे एक बात बता दो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मास ऑफ न्यूक्लियस बेसिकली मास ऑफ एटम ही है और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस? ये बताओ, सहमत हो इस बात से कि नहीं? किसी एटम के न्यूक्लियस का मास और एटम का मास बराबर है, ये सहमत हो कि नहीं? सहमत हो ना? ठीक है, तो चलो जल्दी से आपको 1 मिनट देता हूं। कोई भी एक एटम दिमाग ले लो, चाहे कैल्शियम ले लो, चाहे सोडियम ले लो, चाहे हाइड्रोजन ले लो, जो एटम मर्जी ले लो, और उसका जरा डेंसिटी का कैलकुलेशन करके बताओ मुझे कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालने के लिए 4/3 पाई r क्यूब, और रेडियस का जो फार्मूला है वो अभी लिख चुके हैं। जरा ट्राई करो, चलो बताओ, देखो जरा कैलकुलेशन करो एक बार कि किसी एटम का जो न्यूक्लियस है उसका डेंसिटी कैसे निकाला जाए। ट्राई करिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम कौन से एटम के लिए सॉल्व करें, कौन से एटम के लिए? तो मैं कहूंगा तुम जो मर्जी वो एटम ले लो, देखो फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और मान लेते हैं यहां पर कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर क्या क्या, ऊपर मास ऑफ एटम। अब एक बात बताओ, कोई भी एटम अगर लोगे, अगर उसका एटॉमिक मास ए है, मान लो कैपिटल ए, कोई भी एटम ले लो मान लो, और एटॉमिक मास ए है, तो उसके एटम का मास क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर। मैं अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड क्यों कर रहा हूं? अब मैंने ये कहा है कि मान लेते हैं कि जो ए है वो एटॉमिक मास है किसी एटम का, तो अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड इसलिए करोगे क्योंकि ये तो 1 मोल का मास होता है ना,
ये तो आपके एक मूल एटम का मास है, तो एक एटम का मास निकालने के लिए ए बाई अवोगाड्रो नंबर, और नीचे क्या लिखोगे 4/3 पाई, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है, एक कांस्टेंट R0 इंटू ए की पावर 1/3। तो सोचो जब इसका क्यूब लिखा जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्यूब, तो हो जाएगा R0 क्यूब इंटू ए। समझ आई बात? R0 क्यूब इंटू ए, इसको प्लेस करो तो आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और ये एन में नीचे ले आया और इसकी जगह R0 क्यूब इंटू ए। अब सोचो ए और ए कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि तुम कोई भी एटम लो, हर बार आंसर यही आएगा, क्योंकि तुम कोई भी एटम लोगे ऊपर नीचे एटॉमिक मास कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा देखो यहां पर बना एक्सप्रेशन 3/4 पाई NaR0 क्यूब। और अब अगर आप इसको सॉल्व करें, डेटा रखें, तो अब सॉल्व आप लोग खुद से कर लीजिएगा। लगभग इसका जो आंसर है वो लगभग 10 की पावर 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या लगभग 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। अच्छा, मुझे तुम लोग ये सोच के बताओ, ये किस एटम का डेंसिटी है न्यूक्लियस का? किस एटम के न्यूक्लियस की डेंसिटी है? जरा सोच कर बताओ। ये जो मैंने कैलकुलेशन किया, ये किस एटम का है? यस, बिल्कुल, ये सारे एटम का है। हाइड्रोजन लो, चाहे सोडियम लो, चाहे कैल्शियम लो, कोई भी लो, लगभग डेंसिटी सबका यही आएगा, क्योंकि एटॉमिक मास का जो वैल्यू है ऊपर नीचे वो कैंसिल हो गया है। जरा ओके करो, आप लोग यहां तक समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूं। तो ये हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे किसी भी एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी जो है वो कैसे निकाला जाए। अच्छा देखिए, रदरफोर्ड मॉडल हमारा जो कमियां हैं उसकी वजह से फेल हो चुका है। हमें बोर्स मॉडल की तरफ जाना है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। थॉमसन्स मॉडल फेल हो गया, रदरफोर्ड्स मॉडल फेल हो गया, हमें जाना है बोर्स मॉडल की तरफ। बट बोर्स मॉडल की तरफ जाने से पहले छोटे मोटे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम सीख लें, तब हम लोग बोर्स मॉडल की तरफ चलेंगे। ठीक है, जरा सुनिए। एक बड़ा बेसिक सा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये आपको पता भी है, लेकिन चलो एक बार बता देता हूं। जैसे एक टर्म है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइजेशन, इसके बारे में आप लोगों को सिखा चुका हूं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज का एक मिनिमम वैल्यू या उसका इंटीग्रल मल्टीपल। जैसे मैं कहूंगा क्लासरूम में स्टूडेंट्स की संख्या क्वांटाइज्ड है। क्यों? क्योंकि क्लासरूम में या तो एक स्टूडेंट होगा, या 2 स्टूडेंट होंगे, या 3 स्टूडेंट होंगे, या 4 होंगे। मतलब या तो एक स्टूडेंट होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मेरी बात समझना, किसी चीज के क्वांटाइजेशन का मतलब है, किसी भी चीज के क्वांटाइजेशन का मतलब है कि उसका एक स्मॉलेस्ट वैल्यू या इंटीग्रल मल्टीपल। तो तुम खुद ही सोचो कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वह तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, कभी 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1.25 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है किसी एटम पर। क्या नहीं? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो चार्ज क्वांटाइज्ड है का मतलब यह है कि या तो चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उसका इंटीग्रल मल्टीपल। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में है चार्ज Q बराबर Ne, मतलब किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है वो n टाइम्स E होगा, जहां n जो है इट बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। सेकंड पॉइंट, चार्ज 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये सब छोटी छोटी चीजें जो आप जान रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, ध्यान रहे।
बस अंतर क्या है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। अच्छा बताओ किसका चार्ज ज्यादा होता है, प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का? सोच के बताओ किसका चार्ज ज्यादा है, प्रोटॉन का चार्ज या इलेक्ट्रॉन का चार्ज? तो ध्यान रहे दोनों का बराबर है। दिस डज नॉट मीन दैट प्रोटॉन हैज ग्रेटर चार्ज, बट इट इंप्लाइज दैट चार्ज इज इक्वल एंड अपोजिट। ये मत कह देना कि प्रोटॉन पर चार्ज ज्यादा होता है, चार्ज बराबर है बट इक्वल और अपोजिट है। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप पहले जान लो तब आगे बात करते हैं। चार्ज के बारे में और देखो क्या लिखा हुआ है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बात तो आप जान ही रहे हो कि प्लस और प्लस होगा रिपल्शन, माइनस माइनस रिपल्शन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ये बहुत सिंपल पॉइंट्स है। ओके, अगला, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और उनके बीच जो फोर्स लगता है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। मतलब अगर एक चार्ज यहां Q1 है और एक चार्ज Q2 है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला है। This is the magnitude of the force between the two charges placed at a distance r। अगर दो चार्ज Q1 और Q2, ये सब आप लोग वैसे फिजिक्स में भी पढ़ते हो डिटेल में, लेकिन एक बेसिक आइडिया है जान लो, आपको पता भी होगा वैसे। Q1 और Q2 अगर दो चार्जेस हैं और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसका फार्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R। ध्यान रहे यहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है इसमें ये जो टर्म आता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एक कांस्टेंट है। ये जो है ना एक कांस्टेंट होता है, जस्ट समझो बात को। और इवन इस कांस्टेंट की वैल्यू भी है, अगर आप लिखना चाहेंगे 9 इंटू 10⁻⁹ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आ गया भाई? अगर इसको मैं K कह दूं तो फोर्स F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो K बराबर क्या, फोर्स इंटू R स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2। अब फोर्स हो गया न्यूटन में, रेडियस अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर, और कूलम्ब इंटू कूलम्ब तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप MKS यूनिट्स में लिखते हैं तो किस यूनिट्स में लिखते हैं? MKS यूनिट में। और अगर CGS में लिखते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। अगर CGS यूनिट्स में लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 इन CGS। तो ये तुम्हारा फोर्स का फार्मूला है। अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को डिस्टेंस r पर अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं और उनके चार्जेस Q1 Q2 हैं। अच्छा, अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखी हैं और उन पर चार्जेस हैं, तो अट्रैक्शन और रिपल्शन के कारण उनके अंदर कुछ एनर्जी होती है, उस एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। नाम सुना है कि नहीं? बोलो, नाम सुना है? अगर कोई दो बॉडीज जो हैं Q1 Q2 और कुछ दूरी R पर अगर रखी हैं तो उनके बीच आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन से जो एनर्जी डेवलप होती है या एब्जॉर्ब होती है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फार्मूला आपके सामने लिखा है। दोनों फार्मूले में सिर्फ इतना अंतर है कि वहां नीचे R स्क्वायर है और यहां नीचे R है। ये दोनों बॉडीज के बीच आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन से जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी उसका फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो जरा मुझे ओके करो, आप लोग यहां तक आपको क्लियर है? हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं था, बस सिंपल कुछ चीजें थी।
मतलब अगर कोई दो बॉडीज हैं जिन पर चार्जेस Q1 और Q2 हैं तो उनका फोर्स का फार्मूला बताया है मैंने और उनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताया है। तो मैं चाहूंगा एक टर्म यहां पर और है, यहां पर एक टर्म और लिखा है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये टर्म एक और लिखा है कि इफ, देखो मैं बोल दे रहा हूं बट आगे एक्सप्लेन करूंगा, इफ अ चार्ज पार्टिकल Q is placed on a surface of potential V, then potential energy is Q into V। मतलब अगर कोई दो इलेक्ट्रोड हैं, मान लो जैसे बैटरी में इलेक्ट्रोड होते हैं ना, वैसे मान लो दो इलेक्ट्रोड हैं और इनके बीच का पोटेंशियल जो है V वोल्ट्स है, समझो बात को, V वोल्ट्स है, और इस पर जो चार्ज है वो Q है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की है वो Q इंटू V होती है। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी नहीं है, आगे चल के करेंगे, आगे और आपको समझा दूंगा। फिलहाल बस इतना कह रहा हूं कि अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V और चार्ज Q है, यहां लेट से प्लस Q है, यहां माइनस Q है, तो इस सिस्टम के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला QV भी लिख सकते हो। यह भी पोटेंशियल एनर्जी का ही एक्सप्रेशन है, और यह एक्सप्रेशन कब है? जब वो डिस्टेंस R पर रखे हैं और चार्जेस Q1 Q2 है। तो एक काम कर डालो जल्दी से, यहां पर देखो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है दो तीन, मैं चाहूंगा अगर आप जल्दी से ट्राई कर दें तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, एक बार ट्राई करिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूं। सो कोलम्बिक अट्रैक्शन, या जिसको आप इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हो या कोलम्बिक अट्रैक्शन भी कहते हो, उसका फार्मूला मैंने बताया है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं, जरा ट्राई करिए। देखिए यहां पर पहले क्वेश्चन है, आपको ये दिया था कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड अ बॉडी हैविंग 2 प्रोटॉन चार्ज। मतलब एक बॉडी पर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो Q1 बराबर हो गया -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब, और जो Q2 है दिस इज इक्वल टू बॉडी हैविंग 2 प्रोटॉन चार्ज। मतलब एक बॉडी जिस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज है, ये आपको पता है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इक्वल है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज का मतलब कितना हो गया? 2 प्रोटॉन का चार्ज का मतलब हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ओके, और ऑफलाइन क्लासेस मेरी कल से शुरू हो जाएंगी, कल से ऑफलाइन क्लासेस मैं लेना शुरू करूंगा। सो Q2 ये हो जाएगा, और अगर रेडियस की बात करें, डिस्टेंस, तो देखो ये सेंटीमीटर में है, आप चाहें तो मीटर में लिख लीजिए या आपकी इच्छा है। 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है तो -10 मैंने कर दिया है मीटर में, क्योंकि या तो MKS यूज करो या CGS। अब फार्मूला लगाओ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और अगर MKS में रखें तो 9 इंटू 10⁻⁹, ये परमिटिविटी कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 कूलम्ब में और रेडियस मीटर में स्क्वायर। अब आप सॉल्व करके उसको चेक कर सकते हो। आपका आंसर यहां पर वैसे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, आप डेटा रखकर सही कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है कि 2 कार्बन की डिस्क हैं, मतलब एक कार्बन डिस्क यहां है और एक कार्बन की डिस्क यहां है। इन दोनों का मास 1 ग्राम है, यह भी लिखा हुआ है, और दोनों पर इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। मतलब अगर एक पर चार्ज +Q है तो दूसरे पर चार्ज -Q है, और इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो इतने न्यूटन है, ये दिया हुआ है। तो कहता है कि कुछ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू टोटल एटम्स ऑन नेगेटिवली चार्ज्ड डिस्क। अब क्या निकालना है उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं फोर्स का फार्मूला लगाऊं तो 10 की पावर -5 ये फोर्स हो गया, बराबर परमिटिविटी।
परमिटिविटी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 हो जाएगा Q स्क्वायर। Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों जगह Q और Q है। आप कहेंगे माइनस क्यों नहीं रखा? माइनस रखने से वो नेगेटिव फोर्स थोड़े हो जाएगा यार। नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिखा होता है, ठीक है। और डिस्टेंस मीटर में 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखो Q स्क्वायर बराबर 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। और ये MKS यूनिट्स में ही आएगा, तो ये आपका शायद आएगा 10 की पावर, अगर आप चेक करो तो ऊपर आएगा -9, ये ऊपर जाएगा ये भी -9, तो 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 3 इतने कूलाम्ब चार्ज आया किसी भी प्लेट पर। समझने की कोशिश करिएगा। आपसे क्वेश्चन में जो सॉल्व करने को बोला गया है वो निकालना है एक रेशियो। किसका? रेशियो ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स टू टोटल एटम ऑन नेगेटिव प्लेट। ये बताओ इस नेगेटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो आपका कितना है? 10⁻⁻9/3 कूलाम्ब। और जो भी चार्ज है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण है। बात समझने की कोशिश करना, ये जो चार्ज होता है वो एक्सेस चार्ज ही होता है। एक्सेस को मैंने एक्स और एस लिख दिया है। एक्सेस इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, कोई भी एटम पर जो चार्ज है वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से है नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम में तो प्लस माइनस बराबर होगा। तो अगर इस प्लेट पर इतना एक्सेस चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सेस चार्ज है? तो इससे तुम निकाल सकते हो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स कैसे? 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 3 और इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दो। भाई अरे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ये समझ आया कि नहीं? जरा यहां तक ओके करो, बताओ जरा यहां तक क्लियर हुआ? नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है क्वेश्चन में। तो इतना चार्ज एक्सेस में है, इसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड किया तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन मिल गए। तुम्हें रेशियो क्या निकालना है? तुम्हें रेशियो निकालना है एक्सेस इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टोटल एटम्स। एक्सेस इलेक्ट्रॉन बाई टोटल एटम्स। जरा समझो, किसी भी एक प्लेट पर तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन ये आपका आ गया 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गए। और एटम कितने हैं? 1 ग्राम का कार्बन डिस्क है, तो 1 ग्राम कार्बन में कितने एटम? तो 1 ग्राम कार्बन का इतना मोल मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। ओके, भाई 1 ग्राम की डिस्क है तो 1/12 उसमें मोल आ गए मल्टीप्लाइड बाई अवोगाड्रो नंबर। तो ये कार्बन डिस्क में नंबर ऑफ एटम्स और ये उस कार्बन डिस्क के ऊपर चार्ज की मदद से कैलकुलेट किया हमने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। ओके है ना? समझ आ गया? तीसरा क्वेश्चन कहता है, चौथा क्वेश्चन अभी हम नहीं जाएंगे, चौथे क्वेश्चन पर, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये कहता है कि एक ऑयल ड्रॉप पर इतना कूलाम्ब चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इतना चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? तो बहुत आसान हो गया। अरे यार एक बात बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6.39 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 6.39 इंटू 10⁻⁻19। और मुझे लगता है इसको सॉल्व करो तो लगभग 4 आ जाएगा। ये तो कुछ था ही नहीं। टोटल चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये तो आसान था, ठीक है।
अब चौथा क्वेश्चन एक और है यहां पर, बट वो क्वेश्चन समझाने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझाना है, वो जरा देखिएगा, बस एक छोटा सा पॉइंट और ये हमारा थ्योरेटिकल डिस्कशन खत्म होगा। ओके, देखिए यहां पर हेडिंग पड़ा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, या ऐसे कह लो कि जब किसी एटम को या पार्टिकल को किसी एटम के तरफ थ्रो किया जाए तो वो कितनी दूरी पर जाकर रुक जाएगा। एक बात बताओ तुम लोग, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, मेरी बात ध्यान से समझना, अल्फा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक बात बताओ, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर किसी अल्फा पार्टिकल को, समझेगा, अगर किसी अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ थ्रो किया जाए, जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन है, और यहां से एक अल्फा पार्टिकल थ्रो किया जाए, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव में 2 चार्ज है, तो एक निश्चित दूरी तक जाने के बाद ये रुक जाएगा और बाउंस बैक करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, मतलब कितना क्लोज उसके जा सकता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन के कारण एक जगह रुकेगा और बाउंस बैक करेगा। तो मुझे यह बताओ, क्वेश्चन समझ आया कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं, यह समझ आया? तो इसको कहते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। जैसे यहां पर देखो लिखा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इनफिनिटी विद द वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अगर एक अल्फा पार्टिकल को v नॉट वेलोसिटी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया जाए ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z, एक एटम के तरफ जिसका एटॉमिक नंबर z है, मतलब उसका परमाणु क्रमांक z है, देन फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच r। तो इस r को, इसको इन्होंने कैपिटल R बोला है, तो r निकालो क्या होगा। अच्छा, मुझे तुम लोग एक जरा पॉइंट बता दो, अगर किसी नाभिक में एक प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा? अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा? अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है तो न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होगा बताओ? E होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है। तो अगर किसी एटम के नाभिक में एक प्रोटॉन है तो उस पर चार्ज कितना होगा? 1 E। अच्छा, किसी एटम का, अगर किसी एटम में मान लो 10 प्रोटॉन है, अगर मान लो किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसके नाभिक पर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? सोच के बताओ। अगर किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो उसके नाभिक में कितना चार्ज होगा? 10 E। तो अगर किसी एटम में Z प्रोटॉन है तो उसके नाभिक पर चार्ज कितना होगा? ZE। ये बात समझते हो? अगर किसी एटम का एटॉमिक नंबर Z है, Z मतलब मान लो 10 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है, तो उसके नाभिक पर चार्ज भी उतने ही इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। 10 प्रोटॉन है तो 10E, 20 प्रोटॉन है तो 20E। तो अगर किसी के न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर Z है तो उसके न्यूक्लियस पर चार्ज होगा ZE। ठीक है, अब आगे जरा समझिएगा। हम ये बात करना चाहते हैं, जरा समझिए, यहां पर जो आपके सामने ये फिगर है, यहां पर आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास है m अल्फा, इसको वेलोसिटी v अल्फा से प्रोजेक्ट किया गया और ये सीधे यहां तक आया और यहां आके रुक गया। अभी आप पोजीशन नंबर 3 मत देखिएगा, अभी आप पोजीशन 2 देखो। पोजीशन 2 पर आके रुक गया मतलब वहां उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और उस समय इनके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच का वो r है, और यही हमको निकालना है। जरा समझने की कोशिश करो। अल्फा पार्टिकल का चार्ज अगर मैं बताऊं Q1 तो बराबर है 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन, और ये एटम मुझे नहीं पता, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो इसका चार्ज Q2 कितना है? Z टाइम्स E। सुनते रहना। तो अगर V अल्फा वेलोसिटी से ये आगे बढ़ा और यहां पर आके रुक गया, पोजीशन 2 की बात कर रहा हूं, पोजीशन 3 नहीं,
पोजीशन 2 पर, जहां आके वो रुक गया तो वहां उसकी वेलोसिटी 0। अब ये होगी आर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्योंकि उससे ज्यादा नजदीक वो नहीं जाएगा। तो अगर तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, एनर्जी कंजर्वेशन, तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर बाद में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 1 पर बराबर होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पॉइंट 2 पर। पॉइंट 1 पर उसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv², हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 0। क्यों? क्योंकि शुरुआत में दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइटली दूर हैं, तो उनके बीच आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। दोनों शुरुआत में इनफाइनाइटली दूर हैं, तो आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन उनके नहीं है। तो शुरुआत में सिर्फ रहेगी काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर, ये बराबर होगा। बाद में जब ये यहां रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। समझो बात को, बाद में जब यहां ये रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी? तो अभी फार्मूला पढ़ाया था तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी का कि कांस्टेंट के इंटू Q1 Q2 बाई आर, परमिटिविटी कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। तो के Q1 Q2 यहां का चार्ज है Ze, इसके न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze, और अल्फा पार्टिकल जब यहां आएगा तो उसका चार्ज होगा 2 टाइम्स E, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है। तो यहां पर जो अल्फा पार्टिकल आके जब रुकेगा तो उस पर चार्ज होगा 2E, न्यूक्लियस पर चार्ज होगा Ze डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ अप्रोच R, और इसको सॉल्व कर लो तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मिल जाएगी। जरा मुझे ओके करो कि समझ आया। क्लियर हुआ कि नहीं? मैं दोबारा बोल रहा हूं कि यहां पर शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि इनफाइनाइटली दूर है तो कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं। बाद में पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला Q1 Q2 बाई आर, कांस्टेंट के Q1 Ze, न्यूक्लियस पर चार्ज, अल्फा का चार्ज 2E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R, और प्लस वेलोसिटी 0 होने के कारण काइनेटिक अब 0 हो गई। यहां तक क्लियर? अच्छा, मान लो तुमसे अब ये क्वेश्चन करता कि नहीं भाई वहां तक नहीं, उससे थोड़ा दूर पहले तक अगर वो रुके, R1 दूरी है वहां अगर, तो R1 निकालो। मेरी बात समझो, जैसे यहां पर आकर तो उसका वेलोसिटी 0 हो गया, लेकिन अगर उससे थोड़ा पहले बात करोगे तो थोड़ा पहले उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होगी। तो मुझे बस बता दो इस एक्सप्रेशन में तब अंतर क्या आएगा, डिफरेंस क्या डेवलप होगा। अगर मैं उससे थोड़ा पहले उसे रोकने की बात करूं, अगर मैं उसको थोड़ा पहले रोकने की बात करूं तो आपको क्या लगता है डिफरेंस क्या आएगा? तो डिफरेंस ये आएगा कि यहां पर वेलोसिटी 0 ना होने के कारण काइनेटिक एनर्जी भी बची होगी। तो उस कंडीशन में देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या लग जाएगा। एक्सप्रेशन लग जाएगा कि अगर डिस्टेंस R1 पर वेलोसिटी V1 बची है तो शुरुआत का पोटेंशियल एनर्जी 0, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी आपकी हो गई 0। समझो बात को, शुरुआत की पोटेंशियल एनर्जी 0 और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पहले वेलोसिटी v अल्फा थी, अब वेलोसिटी v1, और काइनेटिक एनर्जी का फिर से एक्सप्रेशन लगा दिया तुमने जिसमें डिस्टेंस R1 है, तो R1 निकाल दोगे। मतलब सिंपल कह लो कि एनर्जी कंजर्वेशन की मदद से तुम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच भी बता सकते हो, और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अगर ले जाना है या पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ले जाना है तो भी निकाल सकते हो। ओके करो अगर यहां तक क्लियर है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ना ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, यहां पर ये वाला जो चौथा क्वेश्चन था, देखो यहां पर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, उसको आप लोग कर लीजिएगा जब मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। जैसे इस देखो क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक मास नंबर इक्वल टू दिस। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग कर डालोगे क्योंकि वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है और एटॉमिक मास दिया हुआ है, उसका फार्मूला आपके पास है।
सेकंड कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच व्हेन अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ सिल्वर एटम। अब इस बार सिल्वर दिया है तो Z का वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगा ना कि 47 है, हैविंग स्पीड v और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल m अल्फा। तो यहां फार्मूला ही तुमको बेसिकली डिराइव करना है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास m अल्फा है v स्पीड से सिल्वर एटम के तरफ भेजा जाए तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होगा। तो ये फार्मूला ही डिराइव करना है एक प्रकार से। सो होप कि आप लोग कर लोगे, क्या कहते हो, कर लोगे, बताइए। ओके, तो ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर लूंगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। और ये हमारा यहां पर थ्योरेटिकल डिस्कशन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे बोहर्स मॉडल पर।